भूगोल का चैप्टर नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर चैप्टर को देखेंगे। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, 3 से 4 पेजेस का है, बहुत ज़्यादा इसमें डाटा नहीं है, तो आइए जो भी है उसको देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी क्या है? एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी एक प्रकार की प्याज की तरह है, यानी इसके अंदर जैसे प्याज की परतें खुलती हैं और ना, वैसे ही पृथ्वी की भी परतें हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपटी। यह पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। परपटी जो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है, वही पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। इसका विस्तार कितना है? 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि ये परपटी किससे बनी है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम से, सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बना है। ठीक है। और जो महासागर की परपटी होती है वो किससे बनी है? महासागर की परपटी ये सिलिका और मैग्नीशियम से। महासागरों की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सिलिका मैग्नीशियम यानी सीमा कहा जाता है। सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम को मिलाकर के सीमा कहते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। परपटी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 3500। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371। ठीक है। और इस परत की त्रिज्या कितनी है परपटी की? 3500 किलोमीटर। ठीक है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। जो क्रोड है वो किसकी बनी होती है? महासागरीय परत जो है वो किसकी बनी है? निकिल और लोहे की। इन्हें क्या कहते हैं? निफे। केंद्रीय कोड का तापमान और दाब क्या होता है? बहुत ज्यादा उच्च होता है। और सैल और खनिज क्या होते हैं उसको देखिए। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती है। सैल कौन कौन सी होती है? आग्नेय सैल, अवसादी सैल, कायांतरित सैल। जो द्रवित मैग्मा है वो ठंडा होकर के क्या होता है? ठोस बन जाता है और उसी से क्या होता है? सैलों का निर्माण होता है। और जो प्राथमिक सैल किसको कहते हैं? आग्नेय जो सैल होती है ना, इन्हीं को प्राथमिक सैल कहते हैं। और आग्नेय सैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सैल और बहिर्भेदी सैल। आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लावा द्रवित मैग्मा ही लावा है। जो लावा किसको कहते हैं? जो पृथ्वी के अंदर से लाल लिक्विड निकलता है ना, जो खनिज होते हैं वो पृथ्वी के ज्वालामुखी के अंदर जलते हैं, जल करके वो लाल लावा की तरह बाहर निकलते हैं और फिर वही बाहर निकलकर तुरंत ठंडा होकर क्या बनते हैं? सैल बनते हैं। और परपटी पर इस प्रकार के बनी, जब वो बाहर निकलते हैं परपटी पर, भू परपटी पर इस प्रकार के बने सैलों को क्या कहते हैं? बहिर्भेदी आग्नेय सैल। उनकी संरचना क्या होती है? बहुत महीन दाने की तरह होती है। इससे कौन सा बना है पठार? दक्कन का पठार। किससे बना है? दक्कन का पठार बहिर्भेदी आग्नेय सैल। ग्रेनाइट जैसे सैल का एक उदाहरण है। लेई, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए विभिन्न अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है। वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सैल लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। उन कणों को क्या कहते हैं? अवसाद। और ये अवसादों को क्या होता है? जब हवा तेज चलती है, जब पानी का बहाव ज्यादा होता है, तो एक स्थान से लुढ़क करके बह करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहां जाकर क्या अवसाद बनाते हैं। और अवसाद जब पृथ्वी में अंदर दब जाते हैं तो क्या बनाते हैं? अवसादी सैल का निर्माण करते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सैलों के पौधे, जानवरों एवं अन्य जीवाश्म हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सैलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर, संगमरमर में भी परिवर्तित हो जाता है। जो सैल है वो किसमें? चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर, इन सब में बदल जाता है। और सैलों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? बहुत ज्यादा उपयोगी है सैल हमारे लिए। सैलों से हम क्या बनाते हैं? सड़क बनाते हैं, घर बनाते हैं, इमारत बनाते हैं। जो कठोर पत्थर होते हैं उन्हीं सब से तो हम निर्माण करते हैं। और जो सैल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे 7 पत्थर, चिड़बिया, 5 पत्थर, ये बहुत प्रकार के पत्थर हैं। पुराने लोग पत्थरों को ज़्यादा जानते थे। अब तो हम लोग ईंटों से अपने घर का निर्माण कर लेते हैं, करवाते ही हैं। पत्थर इतने महंगे हैं, पत्थर नहीं यूज़ करते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं सैल चक्र क्या होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। जो सेल होता है वो क्या होता है? पहले जैसे आग्नेय सेल है, अवसाद है, फिर अवसादी सेल बनेगा, उससे कायांतरित सेल बनेगा मैग्मा।
सबसे पहले मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी से, फिर उससे क्या बनता है, आग्नेय सेल। फिर आग्नेय सेल टूट टाट के जैसे लुढ़क करके टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, अवसाद या फिर तलछट। फिर अवसाद जो होता है वो जब दब जाता है पृथ्वी के अंदर तो क्या बनता है, औषाधी सेल बन जाता है। और औषाधी सेल बहुत सालों बाद क्या बनता है, कायांतरित सेल बनता है। तो यही सेल चक्र है। आइए थोड़ा पढ़ भी लीजिए इसको। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। क्या आप जानते हैं द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर औषाधी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं औषाधी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। आग्नेय सेल पूरा ठंडा होकर परिवर्तित हो जाता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। खनिज क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप में जो पदार्थ पाए जाते हैं उन्हीं को खनिज कहते हैं, ठीक है, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। ये ईंधन की तरह प्रयोग करते हैं ना, कोयला को भी करते हैं, प्राकृतिक गैसों को भी करते हैं, एलपीजी वगैरह यूज करते हैं ना वही। और पेट्रोलियम को तो हम बाइक वगैरह में ईंधन के लिए यूज करते हैं। इनका उपयोग उद्योगों, औषधियों एवं उर्वरक में होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। बहुत कम ही था, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें जो डाटा दिया हुआ है उसको देखना जरूरी है। और ये देख लीजिए, जीवाश्म किसको कहते हैं, सेलों की परतों में दबे मृत एवं पौधों, जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं, जीवाश्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीच में से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इग्निशियम क्या है, लैटिन शब्द है इग्निस, जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री क्या है, ये भी लैटिन शब्द है, किससे मिलके बना है, सेडिमेंटम से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या है सेडिमेंट्री का, स्थिर। अब देखिए मेटामॉर्फोसिस, ये क्या है, ग्रीक शब्द है। और मेटामॉर्फोसिस का अर्थ क्या होता है, रूप परिवर्तन। क्या आप जानते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग खराब होगा ना तो वो कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। और कंपटीशन का लेवल बढ़ाना है तो क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होंगे। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। पृथ्वी के आयतन का कितना हिस्सा परपटी है, सिर्फ 1 हिस्सा। 84% रेंटल है और 15% हिस्सा क्रूड है। पृथ्वी की त्रिज्या, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 6371 है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। विश्व की सबसे गहरी खाई कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है, 4 किलोमीटर है, लगभग 4 किलोमीटर। इसकी खोज, तेल की खोज में इंजीनियर क्या कर चुके हैं, इस जो विश्व की सबसे गहरी खान है इसकी खुदाई तेल के लिए इंजीनियर 6 किलोमीटर तक अंदर तक कर चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आप क्या पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकते हैं, बताइए, नहीं पहुंच सकते हैं, बिल्कुल असंभव है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, समुद्र में 6000 नीचे किलोमीटर तक, आपको 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा। ठीक है, अब ये पृथ्वी की परतें कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, जो कि सबसे पतली और कठोर होती है। उसके बाद आता है स्थल मंडल, ठीक, जिस पर हम लोग रहते हैं। फिर उसके बाद क्रोड मेंटल सीमा, ये अंदर वाला क्रोड है। इसके पहले कौन सा, मेंटल है। फिर ये बाह्य कोड है, ये जो रेड वाला पार्ट है, 1 मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, हम दिखा देती हूँ। ये जो है ये है मेंटल, ठीक, और ये अंदर का पार्ट ये क्या है, क्रोड है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। कल मिलेंगे तीसरे चैप्टर के साथ। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप अपनी बुक रिवीजन करके इसके क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा।